हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे केवीएस का पेपर 2017 में जो हुआ था। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा देख लेना। आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है जी, पार्ट 2 करेंगे आज हम। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए करते हैं पेपर हम स्टार्ट। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ये ऊपर रह गया था एक क्वेश्चन, ठीक है, 137 है, ये रह गया था तो अब कर लिया। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर हु पेज 4000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। जेड एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप में, 4000 गुडविल के दे रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो गुडविल का अमाउंट क्रेडिट टू गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट हमें यहाँ ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिंपल है। ये बिल्कुल देखो, y के शेयर पे फोकस करो। y का शेयर यहाँ कितना है, 1/4। यहाँ भी कितना है, 1/4। यानी कि पहले भी उसका 1/4 था, अभी 1/4 है, तो उसने सेक्रीफाइस किया नहीं किया। तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया, दो ही पार्टनर है, तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया, x ने। तो सारी गुडविल भी किसको मिलेगी, x को। सिंपल, हमें करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें इसे सीधा दिख ही रहा है, देखो 1/4 और 1/4, तो x आ जाएगा। विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज आइडेंटिफिकेशन विद स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स मेक चेंजेस डिफिकल्ट। ये फर्स्ट ही सही है। देखो, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर ग्रुप बने हुए हैं सबके, ठीक है, तो हर कोई क्या करेगा, अपने ग्रुप के बारे में सोचेगा, तो जिससे चेंज क्या हो जाता है, इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। विद रेफरेंस टू पीस बेस्ड सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। ओके, पीस बेस्ड सिस्टम जो क्या होता है, अगर आप जितने पीस बना रहे हैं, जितने यूनिट बना रहे हैं, जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको क्या मिलती है, वेज मिलती है, वेजेस मिलती है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या सही है, लेस स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। लेस स्ट्रेस नहीं, आप देखो, अगर आपने 10 यूनिट बनाई, 10 पेन बनाए, आपको 2 रुपये मिल रहे हैं एक पेन के, 2 रुपीज़, तो आपकी वेजेस हो गई 20। अगर आपने 15 पेन बना दिए तो आपको कितने मिलेंगे, अब 30। तो आप 10 पेन बनाना पसंद करोगे या 15, नेचुरल सी बात है, हर कोई 15 पेन बनाना पसंद करेगा। तो इस पर लेस स्ट्रेस नहीं, मोर स्ट्रेस होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, जो इसमें मेन जो रहता है, वर्कर अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करता है। क्यों, क्योंकि आप 10 यूनिट बना रहे हो तो कम पैसे मिलेंगे, जैसे आपने ज़्यादा यूनिट बनाई तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो क्या आ जाता है, लालच आ जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाएं। तो इसमें वो किस पे फोकस करेगा, क्वांटिटी पे फोकस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें वर्कर को क्या रहती है, इट मेक्स द वर्कर फील इनसिक्योर। इनसिक्योर कैसे, अब उसने देखो एक दिन काम किया, उसको 30 रुपये मिले, ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी या कुछ भी था, रीज़न हेल्थ इशू था, तो उसने क्या किया, उसने 10 ही यूनिट बनाई, तो अब उसको कितने मिलेंगे, सिर्फ 20 रुपीज़, जबकि उसको पहले 30 मिले, अब 20 मिले, तो उसको मज़ा थोड़ा ना आएगा। जिसने ज़्यादा सैलरी ले ली, उसको कम मिले, उसको मज़ा नहीं आता ना। ठीक है, तो इसको यहाँ वेजेस कम हो जाएंगे, तो वर्कर्स को क्या रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। Which one does not affect the choice of capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को कौन सा अफेक्ट नहीं करता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, कितना पैसा आप डेट से लोगे, कितना पैसा आप इक्विटी से लोगे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को सारे इफेक्ट करेंगे। रिस्क है, ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा, रिस्क कम है ज़्यादा, उस हिसाब से डेट लोगे या इक्विटी लोगे। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है, रिटेनिंग कंट्रोल चाहते हो आप, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चाहते हो तो आप और इक्विटी नहीं इशू करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखोगे, डेट कितने में मिल रहा है, इक्विटी कितने में मिल रही है। कैश फ्लो पोजीशन देखोगे, आपकी कैश फ्लो आपके पास अच्छा है तो आप डेट इशू कर सकते हो, क्योंकि उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी डेट में रहेगी, आप जब चाहे उसको रिडीम कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। मार्केट कंडीशन देखोगे, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर किस टाइप के हैं आपके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इम्पैक्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को। डेट सर्विस रेशियो करेगा, डेट इक्विटी नहीं करेगा। इसमें डेट और इक्विटी रेशियो हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होती है, ये फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये सब करेंगे। Which of the following right is not provided by the Consumer Protection Act 1986? कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 रिपील कर दिया गया, अब कौन सा आ गया, 2019 आ गया है। इसके अकॉर्डिंग 6 राइट थे कंज्यूमर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी केवीएस के, ये पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, काफी बार आता है ये क्वेश्चन राइट्स का। कंज्यूमर को कौन कौन से राइट है, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का राइट है, इंफॉर्मेशन लेने का, चॉइस का, जो उसका मन करेगा वो चीज़ ले सकता है। हर्ड का, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, अगर कोई धोखा हुआ उसके साथ तो कंप्लेंट का राइट है। कंज्यूमर एजुकेशन का राइट है, इसमें गवर्नमेंट ऐड भी देती है, जागो ग्राहक जागो,
गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है, उन्हें अवेयर कर रही है, तो कौन सा राइट नहीं है, डिसिप्लिन का नहीं है। Which of the following refers to the process wherein various tasks and activities are assigned to different department and people in the organization? देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट, आपने एक्टिविटी को या काम को, टास्क को क्या किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया, तो उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस से रिलेटेड काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर्म ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट मार्क नहीं, सेमी वेरिएबल नहीं होती, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पार्ट बनेगी। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नहीं, प्राइस सेलिंग इंक्रीज होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये सारे गलत है, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स में बताएगा वो। तो द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एट ए, तो ये सही हो जाएगा, एट ए हायर प्राइस इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सही है, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक कम होगा और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होगा। Which of the following is the drawback of scientific management? Scientific management किसने दिया? टेलर ने दिया। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी, इसमें वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया गया था। वर्कर्स को क्या किया गया था? एक्सप्लॉइट। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को उन्होंने एक मशीन मान लिया था कि वो काम करवाते रहो, उससे करवाते रहो, तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था इसमें। Which of the following statement is correct है? अच्छा, ये पहले भी देखो टेलर का, ये भी टेलर का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, और ये भी टेलर का आ गया क्वेश्चन, तो यानी कि इसके इट मीन्स क्या हुआ, इसके प्रिंसिपल्स टेलर और फ्यूल के इंपॉर्टेंट है। टेलर प्रिंसिपल्स हैं वाइडर एलिमेंट्स, नहीं, फ्यूल के प्रिंसिपल वाइडर एलिमेंट्स थे, ये तो गलती हो गया, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्यूल टेक्निक्स आर मोर स्पेसिफिक, नहीं, फ्यूल की टेक्निक क्या थी? जनरल थी। टेलर, हाँ टेलर है ना ये, टेलर, टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स फोकस वर्कर एफिशिएंसी, ये ठीक है। आगे पढ़ते हैं एक बार। फ्यूल प्रिंसिपल्स आर फोकस ऑन मैनेज रियल एफिशिएंसी, ये ठीक है। देखो टेलर ने जो काम करना स्टार्ट किया लोअर लेवल से किया था, ठीक है, तो उन्होंने वर्कर के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में फोकस किया। जो फ्यूल है उन्होंने कहाँ से काम स्टार्ट किया? हायर लेवल से स्टार्ट किया, हायर लेवल से स्टार्ट किया तो उन्होंने मैनेजर से स्टार्ट किया, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी पे फोकस किया। ए मशीन वाज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2000, इसके में डेट ध्यान रखना भाई, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेट के अकॉर्डिंग लगवा रहा है ये। आगे देखो कॉस्टिंग, हाँ डेप्रिसिएशन था ये 5 लाख विद प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, estimated salvage value is 50,000 if the company charges depreciation 20%, depreciation की रेट दे रखी है हमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, सेकंड ईयर का निकालना, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। देखो 5 लाख हमें वैल्यू दे रखी है, डेप्रिसिएशन 10 नहीं 20% डेप्रिसिएशन है, तो 20% डेप्रिसिएशन लगा दोगे, 1 लाख हो गया 20%। कॉस्ट क्या रहेगी मशीन की? 4 लाख, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख, ठीक लगाएंगे ना, हाँ 5 जीरो आएंगे। फिर 20% लगाओगे तो फिर 4 लाख पे 80 आ जाएगा, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। कॉस्ट कितनी रहेगी? 320 रहेगी। डेप्रिसिएशन ही पूछा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन, हाँ तो 80 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 80,000। द एंडिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटीज, एंडिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ओनर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 15,000 एंड विड्रो 6,000, ठीक है, 15,000 उसने लगाए ली और 6,000 उसने विड्रॉ कर लिए। फर्म एंड प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, नेट इनकम 13,000 द ईयर बिगिनिंग। देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, कई बार तो बिगिनिंग का दे देगा आपको, एंड का पूछेगा, और कई बार क्या एंड का दे देगा और बिगिनिंग का पूछेगा। अब इसने एंड का हमें दे रखा है 120, ठीक है, तो बिगिनिंग का पूछा है तो उल्टा करते जाएंगे, हम सारा उल्टा करेंगे। अब देखो कई बार क्या होगा, आपको स्टार्टिंग का दिया होगा, देखो स्टार्टिंग में कह रहा है कि उसने 1,02,000 रुपए लगाए, स्टार्टिंग में कह रहा है अगर लगाए, और फिर कह रहा है कि 15,000 उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आप 15,000 और लगाए तो ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो 6,000 विड्रॉ किए, तो आप लेस कर दोगे अगर आपको एंड पे आना है तो। बट हमें अब इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें एंड का गिवन है, ध्यान रखना इस बात को, एंड का हमें गिवन है। अब हमें कौन सा चाहिए? अब हमें चाहिए स्टार्टिंग का, ये हमें निकालना है। तो अब क्या क्या करेंगे? देखो 15,000 उसने कंट्रीब्यूट किया, सिंपल क्वेश्चन है, 15,000 कंट्रीब्यूट करा, तो 15,000 हम क्या कर देंगे? लेस कर दो भाई, 6,000 निकाले, 6,000 वापस ऐड करेंगे, जब भी तुम्हारे पास स्टार्टिंग का आएगा। नेट इनकम 13,000 है, उसने प्रॉफिट हुआ तो हमने ऐड किया होगा, वापस लेस कर देंगे, तो हमारा स्टार्टिंग का आ जाएगा बैलेंस। देखो इसको पहले ऐड कर दूं, 2 और 6 8 हो गया ना, पहले ऐड कर देती हूँ, ये हो जाएगा 2 और 6 ऐड करूंगी 108, फिर लेस कर दूंगी 13, 28 हो गया ना ये, ठीक है, तो 28 सीधा आ जाएगा ये 80,000, ऊपर भी 80,000 आया था ना शायद, है ना, चलो इसका भी 80,000 आ गया।
द टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन एज द केस में भी। देखो आप किसी भी फॉर्म में जो है में कंप्लेंट हो रही है तो आप केस करने की टाइम लिमिट बताई गई है, आप कब तक कंप्लेंट कर सकते हो, 2 ईयर्स। क्या आएगा, 2 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू गी एंड थियर मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड। देखो इन्होंने एक मॉडल दिया था गी एंड थियर ने, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस भी कहते हैं इसको, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि एनालिसिस करो पहले 3 नीड्स का, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपना ट्रेनिंग सारा सेट करेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग ही। पहले उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन को देखो, ऑर्गेनाइजेशनल का एनालिसिस करो, आप देखोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो और कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। और जो ट्रेनिंग दोगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन दोगे, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन दोगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हर तरह से एनालिसिस कर लिया इसमें। उसके बाद आप ऑपरेशनल एनालिसिस करोगे, यानी कि टास्क एनालिसिस। भाई एक जो जॉब है या एक टास्क है उसमें कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो ट्रेनिंग दोगे उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, कितनी नॉलेज और स्किल्स इंक्रीज करेंगे, कितनी नॉलेज और स्किल्स को कैसे इंक्रीज करना है, सारा ऑपरेशन टास्क में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या ट्रेनिंग में इंक्लूड करोगे। उसके बाद पर्टिकुलर, ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद पर्टिकुलर पर्सन, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको कितना आता है और कितना और सिखाना है, ठीक है। इसको मैन इन एनालिसिस या इंडिविजुअल एनालिसिस या पर्सन एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। पर्सन एनालिसिस भी कहते हैं इसको। इसमें रोल भी देखोगे किस पर्सन का क्या रोल है, उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दोगे उसको। तो मैन में क्या आएगा कि एक बंदे को कितना आता है और आपने उसको कितना और सिखाना है, कितनी नीड्स है ट्रेनिंग की, कितनी स्किल्स आपने उसकी इंप्रूव करनी चाहिए आपको, ठीक है, कितने लेवल तक आपको उसको सिखाना चाहिए। तो ये सारे एनालिसिस आते हैं इसमें 3। तो पूछ रहे हैं कौन सा रिक्वायर्ड है, सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। देखो ड्यूटी को असाइन करने के लिए ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो उसको आप पावर दोगे काम करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी जो उसकी आंसरेबिलिटी होगी, और जो ऑब्लिगेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्पोनेंट इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट पूछो है, डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। तो इसमें कौन सा है, सुपरविजन, ये आ जाएगा, सुपरवाइजिंग द सबॉर्डिनेट्स। विच वन इज अ ट्रू, ट्रू फॉल्स ध्यान रखना भाई, ये ट्रू फॉल्स वाले बहुत हैं इसमें। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, इसमें एक्चुअल में ना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, जब आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठते हो ना तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो टाइम बहुत लगता है इसमें ऐसे क्वेश्चनों में। विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, ए मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया, यही सही है, यहाँ टाइम बच जाएगा। आपको कैसे करना है, अगर आपको लग रहा है ये सही है, आप श्योर हो तो आप आगे नहीं पढ़ोगे, अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगे तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में क्या इंक्लूड किया जाता है, दोनों इंक्लूड किया जाता है, एक्चुअल कस्टमर भी लेते हो आप, साथ में साथ पोटेंशियल कस्टमर भी लेते हो। एक्चुअल जो अभी आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, पोटेंशियल जो भी कर नहीं रहे फ्यूचर में कर सकते हैं, दोनों लोग। विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है, all accumulated profit and reserve are to be transferred to profit and loss adjustment account। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में थोड़ा ट्रांसफर करोगे, करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना जब कोई एडमिशन ले रहा है तो। द रिटायरिंग पार्टनर may claim a share in profit of the firm even after his retirement if his accounts are not settled। ये सही है, अगर हम उसके अकाउंट्स को सेटल नहीं करते हैं, अकाउंट्स को सेटल नहीं करते उसके, हमने देखो जब जो जाएगा रिटायर होगा, अपनी कैपिटल, अपना गुडविल का पैसा, अपने एसेट लाइबिलिटी में जो उसका सारा शेयर लेके जाएगा वो, ठीक है। आपने भी उसकी पेमेंट ही नहीं करी तो वो कहेगा मेरे को प्रॉफिट में शेयर दे दो फिर। Which of the following performance evaluation is very much useful for discovering the potential employees who can be useful in critical situation। देखो इस वर्ड को ही पकड़ लो, क्रिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा, ये मेथड्स हैं सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। देखो क्या होता है, एक है क्रिटिकल इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या होता है, इसमें आप इम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस एज वेल एज बिहेवियर दोनों ही रिकॉर्ड करते हो, ऑब्जर्व करते हो। इसमें क्या होता है, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट भी लोगे और उसके नेगेटिव इंसिडेंट को भी लिखते हैं और पॉजिटिव को भी लिखते हैं। पॉजिटिव इंसिडेंट कैसे, जैसे एक इम्प्लॉय से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं सभी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, सभी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, और किसी को प्रॉब्लम आई, किसी को चोट लग गई या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसने फटाफट से हेल्प कर दी उसकी, तो आप इस बात को भी लिखोगे। अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो दूसरे अपने सबॉर्डिनेट से या
जिसका भी अपने कलीग से, सबॉर्डिनेट नहीं, कलीग्स ले लो, कलीग्स के साथ क्या कर रहे हैं कि बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, उसे चांटा लगा दिया, तो आप उस चीज को भी रिकॉर्ड करोगे, यानी कि दोनों चीजें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और कौन सा थे, पेयर था ना एक, कौन सा थे, फोर्थ चॉइस, ग्राफिक रेटिंग और पेयर, ठीक है। फोर्थ चॉइस में क्या होगा, देखो फोर्थ चॉइस आपको फोर्स किया जाएगा चूज करने के लिए, देखो नाम ही बता रहा है फोर्थ चॉइस, आपको फोर्स किया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ चूज करना है, यानी कि आपको दो ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया सपोज लिस्ट, एक दे दिया मोस्ट, और आपसे ये दे दिया आपको परफॉर्मा फिल करना है, आपको एम्प्लॉयज जो है रेगुलर आता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लिखोगे कम रेगुलर आता है या लिखोगे ज्यादा रेगुलर आता है, ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ चॉइस। उसके बाद पेयर था एक, देखो पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो तीन पर्सन है, सपोज तीन है पर्सन है, एम्प्लॉइज हैं, तो उनको हम पेयर में कंपैरिजन करेंगे, एक को पहले बी के साथ फिर एक को सी के साथ, पेयर में कंपैरिजन करोगे। और कौन सा था, ग्राफिक रेटिंग था ना, ग्राफिक रेटिंग, ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है, इसमें आपने सपोज परफॉर्मेंस देखनी है एम्प्लॉइज की, क्या देखनी है आपने, परफॉर्मेंस देखनी है एम्प्लॉइज की, तो परफॉर्मेंस देखनी है तो आपको ऑप्शंस होंगे कि एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है, वेरी गुड है या बैड है, ठीक है, तो ये होता है ग्राफिक रेटिंग। अब आप उसको रेटिंग दोगे कहाँ दोगे, वेरी गुड में, ठीक है, वैसे ही आप एक्सीलेंट में जिसमें मर्जी दो, तो ये हो गए, ठीक है, ये हमारे हो गए इसके मेथड्स हैं ये सारे परफॉर्म, और हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड आंसर में। विच वन इज ट्रू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट्स विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कॉस्ट पर यूनिट पूछी हुई है, पर यूनिट फ्लक्चुएट नहीं होती, वो कांस्टेंट रहेगी, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, पर यूनिट की बात करें वो फ्लक्चुएट नहीं होती, फ्लक्चुएट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, पर यूनिट नहीं होगी। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ, नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प नहीं करेगी सेटलमेंट कॉस्ट में, कन्वर्जन कॉस्ट है सम टोटल डेप्थ में नहीं करेगी, प्राइम कॉस्ट है ये भी नहीं है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये टाइप ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, ये सही है। जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है कि आप एडिशनल यूनिट्स बना रहे हो, तो एडिशनल कितना आपका टोटल एक्सपेंसेस होंगे, टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी, वो क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन सम एक्टिविटी, आपने कोई एक्टिविटी चेंज कर दी, ठीक है, तो उससे कितना टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेयर पार्कर फोलेट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है तो उसने कौन से प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, रेसिप्रोसिटी है, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही हैं, सारे ही प्रिंसिपल्स उसने बताए थे मेरी पार्कर फोलेट में। विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है, ओवरहेड स्टैंडर्ड्स आर सेट लाइक मटेरियल, लेबर स्टैंडर्ड्स, मटेरियल नहीं, ओवरहेड आप सभी के और चीजों के भी कर सकते हो, फैक्ट्री के ओवरहेड भी कर सकते हो आप, ओवरहेड में और भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं के सेट कर सकते हो। लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स आर जनरली सेट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन एंड टाइम स्टडी, ये ठीक है, जो लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करते हो आप, लेबर टाइम, ये आपने देखा भी होगा, मोशन स्टडी की गई थी, टाइम की स्टडी, कितना टाइम ले रहा है वो, कितना हिल डुल रहा है, मोशन स्टडी, इसी के अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करोगे किसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये आंसर आ जाएगा। As per the Company Act 2013, the whole process of formation of a public company broadly divided, सभी को आता ही होगा, जो मेन स्टेजेस होती हैं वो इसकी 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी की। Which one is a false, कौन सा false है, database is not a common data source to various users, डाटाबेस क्या है, कॉमन डाटा सोर्स नहीं है, ये यही फॉल्स है, अभी कॉमन सोर्स होता है, डाटाबेस जो बनाया है इसीलिए जाता है, डाटा की जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो ले सकता है, ठीक है। अंडर विच हेडिंग दैट आइटम्स बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, बिल क्या किया आपने, डिस्काउंट करवा लिया, मेच्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप इसको विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, कंपनी में कहाँ जाएगा, ये देखो आपने बिल डिस्काउंट करवाया, आपको ए ने बिल दिया, ठीक है, किसने दिया, ए ने, तो आप यू हो गए, आपने क्या किया, इसको डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट आप कहाँ से करवाओगे, बैंक से करवाओगे, ठीक है, आपने बैंक से क्या किया, बैंक के पास गए और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया आपने, जब पेमेंट का टाइम आया तो बैंक ने ए को कहा भी पैसे दे दे, ए ने कहा मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, तो सीधा बैंक किसके पास आएगा, बैंक तो आपके पास आएगा, क्योंकि आप पैसे तो आपने लिए ना बैंक से, बैंक कहेगा मुझे पैसे दो, तो ये आपकी बनती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, मैं तो मैं कह रही हूँ ए ने पैसे नहीं दिए, हो सकता है ए दे दे,
दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं देगा तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो जाती है। हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, दोनों चांसेस हैं। आपकी लाइबिलिटी फ्यूचर में बन सकती है, वो होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जो एट प्रेजेंट नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है कि बन जाए, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आ जाएगी। विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है? रिसीवेबल्स डू नॉट हेल्प ग्रोथ ऑफ सेल्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। देखो कह रहा है कि रिसीवेबल डू नॉट हेल्प, रिसीवेबल्स जो है हेल्प नहीं करते हैं। भाई देखो, अगर आप रिसीवेबल का मतलब कब होगा? जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो। अगर क्रेडिट सेल कर रहे हो तो बिल्कुल सेम सी बात है, ठीक है, आपकी सेल्स क्या होगी? ग्रो करेगी ना, तो ये तो गलत ही हो गया, ग्रो करेगी ये तो। सीजनल डेटिंग्स रिक्वायर ए फर्म्स कस्टमर टू पे इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सीजन है, ये भी हमने करा था। सीजनल डेटिंग क्या होती है? कस्टमर को इंड्यूस करोगे कि आपके गुड्स को बाय कर लें, पेमेंट जब बाद में कर दे, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल की इन्वेस्टमेंट को कौन इंक्रीज करना चाहेगा? ठीक है, नहीं तो हमारा देखो, ये तो हमारा सही हो गया ना, ये भी गलत है हमारा, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ये देखो, रिसीवेबल रिप्रेजेंट स्टेज, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, तो सही पूछा हुआ है ना, तो सही हमारा ये वाला यही हो जाएगा ना, बाकी सारे गलत हो गए। तो रिसीवेबल रिप्रेजेंट स्टेज इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म विच इज लोकेटेड इन द बिटवीन सेल्स एंड कैश, ये सारे गलत हो गए ना। देखो ये सही हो जाएगा हमारा। ये क्या कह रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो कैश से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है? कैश के बाद आपने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स बनाई, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस पे लिख सकते हो, फिर फिनिश गुड्स बनाई, फिनिश गुड्स के बाद आपके क्या बनते हैं? रिसीवेबल्स बनेगी, ठीक है जी। तो ये कह रहा है फर्म विच इज लोकेटेड इन बिटवीन सेल्स एंड कैश स्टेजेस, रिसीवेबल्स कहाँ आते हैं? ये सेल हो रही है, आपने सेल कर दी, उधार करी तो रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है, तो इनके बीच में आ जाएंगे। ये कह रहा है ये सेल करी तो सेल से ही उधार करी तो रिसीवेबल्स आ गए ना, तो इनके बीच में लाई करता है, तो ये हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा गलत है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है, तो आपकी बिजनेस की अगर रिसीवेबल्स होंगे, तो देखो अगर कैश सेल्स होगी तो सेल्स लिमिटेड हो जाएगी, उधार भी दोगे तो सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है। सीजनल डेटिंग आपको बता दिया मैंने, ये पहले एक क्वेश्चन सीजनल डेटिंग का पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना सीजनल डेटिंग का। विच वन इज ट्रू, ग्रुप्स डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑल काइंड ऑफ ग्रुप, तो देखो हर बिजनेस में होते ही होते हैं। फॉर्मल ग्रुप कैन बी ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मल ग्रुप कमांड ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप में कमांड का ही नहीं रहता है इसमें, ठीक है, आपके रिलेशन भी मेंटेन होने लग जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद इसमें ये आएगा कैन बी टास्क ग्रुप, ये भी नहीं कंपल्सरी, ग्रुप्स कैन आइदर, हाँ ये है, जो ग्रुप्स होते हैं हमारे वो डिजायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिजायर, अपने आप बना लिया आपने तो डिजायरेबल हो गया, कई बार आप नहीं चाहते और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, आपको उस ग्रुप का पार्ट बना दिया, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। विच वन इज, अब ध्यान देना भाई, फॉल्स पूछा हुआ है। पर्सन्स हु सी देयर लीव्स एज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड, देखो है फोर्स इन एक्सटर्नल्स, पर्सन से हु सी देयर लीव, देखो एक्सटर्नली उसको बाहर से कंट्रोल हो रहा है, बाहर वाले को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कहेंगे, बिल्कुल सही बात, ये तो फॉल्स पूछा ना, ये तो सही हो गया। जनरली हु रेट हाई इन एक्सटर्नलिटी, ठीक है, आर लेस सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, ये भी सही है, जो बाहर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, वो लेस सेटिस्फाइड होंगे। जनरली इंडिविजुअल हु रेट हाई, ये सही है, ठीक है, देखो देखो ये सही है, इंडिविजुअल रेट हाई, एक्सटर्नलिटी में उनका रेट हाई है, तो उनकी लोअर एब्सेंटिज्म नहीं, उनकी हायर एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाएगी। भैया आप एक्सटर्नली आपको कोई कंट्रोल करेगा तो आपकी एब्सेंटिज्म रेट क्या है? बढ़ जाएगी। तो अगला भी सही है, एक बार देख लो, पर्सन हु बिलीव दे कंट्रोल देयर डेस्टिनी, डेस्टिनिटी से जो कंट्रोल हो रहा है वो इंटरनल हो गया, ये भी सही है, तो फॉल्स ये हो गया ना, फिर इसमें हाई हर हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो देखना भैया टाइम कंज्यूमिंग है ये, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा। क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो आप ट्रू और फॉल्स के चक्कर में ना एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, किसी में ट्रू पूछ रहा है, किसी में फॉल्स पूछ रहा है। एक आप घर पे बैठ के पेपर करते हो, फर्क होता है उसमें, और एक जब एग्जाम टाइम में तो फर्क हो जाता है, चाहे हम कितना भी ध्यान रख लें ट्रू फॉल्स का, एक दो क्वेश्चन तो गलत हम कर ही जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक वाज 29,000 है, क्लोजिंग स्टॉक है 31,000, सेल्स अमाउंटेड टू 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। देखो इस चीज को नोट करना भैया, कॉस्ट का पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? इन्वेंट्री आईटीआर कहेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एएस लगा देती हूँ, एवरेज स्टॉक शॉर्ट में, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक तो निकल जाएगा 29 और ये 31, इन दोनों को ऐड करो, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 2,
एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये 29 है, ये 31 है, कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 आ गया है। एवरेज स्टॉक क्या आ गया, 30,000। ठीक, वैसे करने की जरूरत ही नहीं थी, एक यहाँ कम है एक यहाँ ज़्यादा है, एक इसको दे दो ना। देखो यहाँ 1000 कम है, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ 1000 कम यहाँ ज़्यादा, तो 1000 इसको दे दो, बराबर एवरेज हो गया ना 30। सेल्स अमाउंटिंग टू 3 लाख, लेकिन जो मैं ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वो मैं सेल्स का नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर सेल्स का होता तो हम सीधा 25% निकाल देते, बट ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, कॉस्ट हमें पता ही नहीं है। देखो कॉस्ट का 20% इज इक्वल टू सेल्स का 25%, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना, कॉस्ट का 20, सेल्स का 25। कैसे, देखो सेल्स का 25, देखो मैंने उल्टा कर दिया शायद, ग्रोस प्रॉफिट वाज 25% ऑन कॉस्ट, 25% है ना कॉस्ट का, सॉरी ये उल्टा कर दिया, 25% कॉस्ट का है, सेल का आएगा 20, सेल का कम होगा ना, कॉस्ट का 25, सेल्स का 20। कैसे, देखो कॉस्ट का 25 है, ठीक है, कॉस्ट का 25, तो नीचे आप क्या लोगे, 125, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो इसको काटोगे पीटोगे, 5 5 दूनी, ये आ जाएगा 20%, ये ऐसे निकलता है। तो आपको हर बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा, मैं बता रही हूँ टाइम लग जाएगा, तो आपको सीधा याद कर लेना, कॉस्ट का 25 है तो सेल का कम होगा, सेल का क्योंकि अमाउंट बढ़ जाएगा ना, सेल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो सेल का 20%। तो अब 20% इसका लेंगे 3 लाख का, तो 60,000 हो गया। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 60,000, लेस करोगे ना, सेल्स माइनस लेस जीपी करोगे, जब भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। ये फॉर्मूले तो आई थिंक आपको आते ही होंगे, इजी है। तो कॉक्स क्या आ गई हमारे पास, 240, नीचे ऊपर और नीचे है हमारे पास 30,000। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, अभी ये 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो जाती है, हम सीधा ले लेते हैं कॉस्ट है, जबकि ये देख लेना, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग है, सेल्स दी हुई है, और यहाँ कॉस्ट की बात कर रहा है। विच वन इज ट्रू, अब देखो कौन सा ट्रू है, फंड फ्लो एनालिसिस शोज द पोजीशन है एज ऑन द क्लोजिंग डेट, नहीं भी फंड फ्लो क्लोजिंग डेट का थोड़ा बताता है, वो पूरे पीरियड का बताता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज यूज ऑफ फंड्स, नहीं, क्रेडिट सेल्स इंक्रीज द वर्किंग, ये सही है। क्रेडिट सेल्स से क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इसने, देखो अभी आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसा आएगा क्या क्रेडिट सेल से, नहीं आएगा, कब आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो अब आपको और आगे प्रोडक्शन करना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। विच वन इज ट्रू, सही पूछ रखा है। फंड फ्लो रेफर्स टू चेंज इन लॉन्ग टर्म फंड्स, फंड फ्लो रेफर्स नहीं भैया, फंड फ्लो में आप लॉन्ग टर्म क्यों लेते हो, आप शॉर्ट टर्म भी तो लोगे, वर्किंग कैपिटल भी तो निकालते हो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड यूज, हाँ डिविडेंड की पे कर रहे हो आप, डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या आ जाती है आपकी, पेमेंट ऑफ यूज फंड आ जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ फंड हो गया ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो राइट आ गया 2। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है, शेयर प्रीमियम कैन बी यूज फुल और इन पार्ट। ठीक है, फुल लिखा हुआ है, यहाँ कट गया, फुल और इन पार्ट। शेयर प्रीमियम को आप किस लिए यूज कर सकते हो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल नहीं कर सकते फिक्स एसेट परचेज करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में, गुडविल में, इनमें तो आप यूज नहीं कर सकते हो। देखो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं शेयर प्रीमियम पे, शेयर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप किस किस चीज में यूज, इनमें नहीं कर सकते हो, फिक्स एसेट गुडविल में कहाँ कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके बिजनेस के स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं। विच वन इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड, is है ये is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together. Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation। देखो इन दोनों में से एक तो गलत है, देखो इन दोनों में, दोनों ही सेम बात बोल रहे हैं, इन दोनों में से एक गलत है, आंसर यहीं पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इन दोनों में से एक गलत है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्रीज तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, ये भी सही है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा आएगा, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलो, पहले ये देख बताती हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलो टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, सपोज आपके पास मशीन थी, अभी हमने किया ना 5 लाख की थी ना, पीछे किया था एक, वही ले लेती हूँ एग्जाम्पल, 5 लाख था और 20% डेप्रिसिएशन लगा लिया था, 1 लाख आया था ना।
डेप्रिसिएशन लग गया था, फिर हमारे पास 4 लाख आए थे, फिर हमने लिया था 80,000 रुपये आया था, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन है ना, ये आ गया। देखो पहले साल आपका डेप्रिसिएशन आया 1 लाख। अब मशीन नई है, नई मशीन में रिपेयर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, रिपेयर होती नहीं नई मशीन में, थोड़ा बहुत खर्चा लगा लो आ जाएगा थोड़ा बहुत रिपेयर का। फिर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया? 80,000 आया डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन क्या है हमारी? नई है, तो नई मशीन में इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ा लो, चलो थोड़ा सा बढ़ गया, मैं लाइन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर थर्ड में क्या आया? फिर 320 आया था ना हमारा शायद ना, हाँ 4 में से 80 गया 320, फिर उसका 20% लगाएगा 64। देखो अब मशीन पुरानी होगी, 3 साल हो गए, अब डेप्रिशिएट रिपेयर का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो डेप्रिशिएशन जब ज़्यादा था, रिपेयर कम, डेप्रिशिएशन जैसे जैसे कम होता गया, रिपेयर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या पड़ेगा? यूनिफॉर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि ये कह रहा है इसमें भी पड़ेगा, इसमें यूनिफॉर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें नहीं पड़ता है। Which of the following is not involved in concentration है in marketing function? मार्केटिंग फंक्शन है ये, स्टोर करना, पता है सबको। देखो प्रोडक्ट आपका एक ही आज तो नहीं बिक जाएगा, स्टोर करना पड़ेगा। कई क्या करते हैं स्टोर में अपना, जैसे अपनी क्या करेंगे इकट्ठी क्वांटिटी में अपनी, जैसे दाल वगैरह ले ली, पल्सेस वगैरह ले लिए, और उनको क्या करा अपने अकॉर्डिंग जो है छटनी छुटनी का साफ सफाई करते रहेंगे जिससे उनके रेट बढ़ जाए। ग्रेडिंग भी करते हैं, स्टोरिंग में स्टोर कर लिया गुड को, ग्रेडिंग कर दी। रिस्क बियरिंग भी है, माल रिस्क भी रहता है। डिवाइडिंग नहीं होता है, डिवाइडिंग नहीं है भाई फंक्शन। ठीक है, डिवाइडिंग कोई फंक्शन नहीं है। आंसर आएगा हमारा फोर्थ आंसर। विच वन इज ट्रू? वर्क स्टडी टेक्निक्स डू नॉट इंक्लूड मोशन स्टडी। भाई वर्क स्टडी हमने पीछे करा भी था, भी देखो पीछे आया था ना, टाइम वाला लेबर वाला ऐसा कुछ आया था इसी टाइप का। ये तो इंक्लूड क्यों पूछा हुआ है ना, तो इंक्लूड करेगा, ये तो गलत हो गया। वर्क स्टडी टेक्निक्स डू नॉट इंक्लूड फटीग। वर्क में क्या है? फटीग स्टडी नहीं, वर्क में टाइम, मोशन, फटीग ये सारे आएंगे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टेलर एडोड मिक्स ऑफ प्लानिंग एग्जीक्यूशन फंक्शन, एग्जीक्यूशन की फंक्शन, ये भी गलत है, मिक्स की बात नहीं की। एफिशिएंसी ये सही है भाई। देखो ये फॉर्मूला ही है, एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है? कितने आपने आउटपुट लगाए और कितने आपने आउटपुट आपको मिला और कितने इनपुट लगाए। मीन्स कितने इनपुट लगा के आपको आउटपुट मिला, आपने कम इनपुट लगाए आउटपुट ज्यादा मिला, तो एफिशिएंसी होगी वो आपकी। विच वन इज फॉल्स स्टेटमेंट? कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर अकर्स अंडर कंडीशन ऑफ लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। फॉल्स पूछ रखा है। हैबिचुअल बाइंग या बिहेवियर अकर्स अंडर कंडीशन ऑफ लो कंज्यूमर। हाँ, आप इन्वॉल्वमेंट में नहीं, इन्वॉल्वमेंट कम है आपकी, तो जो आपकी हैबिट पड़ रही है वो आप बाई कर रहे हो। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद नीड रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही। जो ये अच्छा बाइंग प्रोसेस की जो बात होती है, इसमें स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले क्या आती है? यही स्टेज आएगी, पहले आप देखोगे कि आपकी नीड क्या है, नीड को रिकॉग्नाइज करोगे, फिर उसके सर्च करोगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लिया, फिर अल्टरनेट देखते हो उसके कौन कौन से उसके अल्टरनेट हैं, फिर आप बाय कर लेते हो। ठीक है, बाय करने के बाद क्या आता है? फिर आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर आएगा लास्ट में। ये क्या है? बाइंग की प्रोसेस है। कंज्यूमर अंडरटेक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है बट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जब आपकी वैरायटी देख रहे हो आप, तो इन्वॉल्वमेंट लो है, इसका मतलब आपकी dissonance reducing buying behavior occurs when consumer are highly involved with expensive purchase। नहीं भी देखो dissonance क्या होता है? आपने पोस्ट परचेज बिहेवियर, डिसोनेंस किस में आता है? पोस्ट परचेज बिहेवियर में आता है। आप गुड्स ले रहे हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आप उस गुड्स को दोबारा बाय करोगे क्योंकि आपको वो गुड्स अच्छी लगी। ठीक है, आप कुछ भी है, देखो आप टूथपेस्ट है, आप किसी पर्टिकुलर टूथपेस्ट को यूज कर रहे हो, आपको उसका फ्लेवर जो अच्छा लग रहा है या आपको सही लग रही है, तो आप उसको दोबारा लेके आओगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आई तो उसको आप दोबारा नहीं लोगे, वो होता है डिसोनेंस। ठीक है, आप उसे सेटिस्फाइड ही नहीं हो। ये एक्सपेंसिव गुड्स के केस में भी होता है, और ये अगर एक्सपेंसिव गुड नहीं है, इनएक्सपेंसिव गुड्स भी अगर आपको पसंद नहीं आए तो वो दोबारा आप क्यों लोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। डैश कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स टू, क्या है यहाँ पे? इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल, इंक्रीज है, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बाय स्पीडिंग अप इंफॉर्मेशन एंड कटिंग क्रॉस। देखो एक आपकी कम्युनिकेशन हो गई हॉरिजॉन्टल, आप इस लेवल पे हो और इसी लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल हो गया। आप यहाँ पे लेवल पे हो और यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वर्टिकल हो गया। एक होता है कि आप इस लेवल पे हो, कोई डिपार्टमेंट की बैरियर्स कट कर दिया आपने, आप यहाँ
ठीक है, ये और डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। आप इनसे डायरेक्ट क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, ये कह रहा है स्पीडिंग अप इंफॉर्मेशन एंड कटिंग क्रॉस डिपार्टमेंटल बैरियर्स। ये तो आप एक लेवल पे हो, दूसरे लेवल पे आप बात कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहा है, स्पीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, स्पीड बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो है डायगोनल। वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप कहीं भी कर सकते हो इसको। Which one is true? Joint life policy becomes due on event of death of any of the partner or on the maturity of policy whichever is later है। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अगर डेथ होगी तो पहले पैसा, डेथ होगी तो वेट थोड़ा ना होगी मेच्योर कब होगी, पहले ही मिल जाता है, अर्लियर। यहाँ लेटर की बात कर रहा है, लेटर नहीं, डेथ और मेच्योरिटी जो भी अर्लियर होती है जब पैसा मिलेगा। ये गलत हो गया, फिर ट्रू है तो ये गलत हो गया। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द ज्वाइंट पॉलिसी ऑलरेडी अपीयर्स एज इट्स सरेंडर वैल्यू। ठीक है, आपको सरेंडर वैल्यू में दिखा रखी है तो कोई आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या लेंगे, रिटायरमेंट के टाइम की बात हो रही है, रिटायरमेंट के टाइम की बात हो रही है, तो हम सरेंडर वैल्यू पे दिखा रखी है तो उसी में उसको दे देंगे उसको। ठीक है, रिटायर वाले पार्टनर को, तो उसको कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर दिखाई हुई है सरेंडर वैल्यू पे ही। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, इम्प्रेस्ड है, प्रैक्टिक है, कैश बुक, कैश बुक इसमें से कोई डिफरेंट है वो छांटना है। इसमें आ जाएगा डिफरेंट कैश बुक। कैश बुक जो होती है उसी के टाइप आ जाते हैं, इम्प्रेस्ड, पैटी, कैश बुक। ठीक है, पैटी जिसमें स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस ले जाते हैं, तो कैश बुक ओड हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोमिनेंट ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। प्रोमिनेंट की बात कर रहा है, विशाखा, कोचिन, रिलायंस, और प्रोमिनेंट है कोचिन वाला। ठीक है, प्रोमिनेंट मुख्य जो है कोचिन रिफाइनरीज है। Which of the following is not a feature of the पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की क्या फीचर नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरेस्ट, और रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ, हाँ आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि अदर पार्टनर जो है आपके एग्रीड नहीं हो, यही फीचर्स आ जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती भाई, लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड होती है, तो यही आ गया। ठीक है, फॉल्स यही होगा, फीचर नहीं है। इम्प्लाइड एजेंसी होती है, एट मोस्ट गुड फेथ, ये तो है ही है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। विच वन इज ट्रू? एटीट्यूड्स आर फेवरेबल इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स। एटीट्यूड्स आर फेवरेबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एटीट्यूड अनफेवरेबल भी हो सकता है, आप किसी बंदे को पसंद ही नहीं करते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उसके लिए अनफेवरेबल रहेगा। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज ओपिनियन, बिलीव। इफेक्टिव में क्या आते हैं, इमोशंस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इफेक्टिव वाला, केवीएस में इमोशंस वगैरह आते हैं। कोग्निटिव में क्या आएगा, इमोशंस आएंगे। कोग्निटिव में स्किल्स, नॉलेज आपकी, आइडिया आपके। नेशनल कल्चर ये आ जाएगा भाई, क्योंकि सारे गलत हो गए तो ये सही होगा। नेशनल कल्चर में क्या आएगा, रेफर्स टू प्राइमरी वैल्यूज। नेशनल कल्चर में क्या आ जाता है, वैल्यूज आ जाते हैं, यहाँ से पता भी चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोज ऑफ बिजनेस रिस्क, होगा ये बिजनेस रिस्क होगा। विच इज बिजनेस रिस्क के क्या करना, नेचुरल क्लाइमेटीज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नहीं देखो ये इजी है, ये सारे कर ही लेंगे। जैसे अब कोरोना आया देखो, ठीक है, कोरोना आया तो देखो काफी बिजनेस ठप हो गए ना, काफी लोगों के बिजनेस बंद हो गए। ठीक है, जो छोटे वाले थे वो कैसे सर्वाइव करते, बंद हो गए। और वैसे भी इनके बंद नहीं हुए, कुछ टाइम तक उनको वैसे भी बंद रखने पड़ गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे बिजनेस रिस्क में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सारे ऑल ऑफ द अबव। Promoter of a joint stock company shall not be liable. Non-compliance of matters to be stated in the prospectus है भाई। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे, नॉन कंप्लाइंस है मैटर्स को, जो प्रोस्पेक्टस, देखो प्रोस्पेक्टस के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो उसमें लिखा हुआ है कंपनी को उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस में कुछ भी झूठ नहीं दिखा सकते, कुछ भी मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के बेस पे क्या होता है, आपके शेयर्स को बाय किया जाता है। ठीक है, तो नॉट लाइबल पूछा हुआ है इसके लिए, तो कंपनी लाइबल हो गई। कंप्लेंट्स ऑफ मैटर्स स्टेटेड प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है वो कंपनी लाइबल है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी विदाउट कंफर्मिंग टू कैपिटल सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा कि इसके लिए कंपनी को जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है पहले, स्टार्ट करने से पहले, लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिस स्टेटमेंट दिखा रहे हो प्रोस्पेक्टस के लिए, तो उसके लिए भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या फीचर नहीं है, अनडिवाइडेड रिस्क। ठीक है, अनडिवाइडेड रिस्क, सिंगल ओनरशिप। देखो भाई रिस्क तो एक ही बंदा है तो सारा रिस्क उसी का है, अनडिवाइड तो होता ही नहीं है। एक ही पर्सन है तो सिंगल है ही है, वन मैन, एक ही पर्सन है तो वन मैन है ही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, एक ही पर्सन है तो लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड, ये आंसर आ जाएगा।
एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो नोट ए फीचर पूछी हुई है, कई बार हम क्या करते हैं, नोट ए फीचर हमने देख लिया, अनडिवाइडेड रिस्क, हाँ तो ये तो बिल्कुल अनडिवाइडेड रिस्क फीचर है। अगर ये पूछ लेता ना फीचर कौन सी है, ठीक है, यहाँ फीचर है पूछ ले, नोट काट दे तो अनडिवाइडेड रिस्क, ठीक है, हम इस पर टिक कर देते हैं। हालांकि नीचे ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो ध्यान देना भी पेपर पे, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ना ये ऐसे ही बनाया हुआ है कि साइकोलॉजी पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन साइकोलॉजी जो हो जाती है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, वहाँ साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कंफ्यूजन रह जाती है वहाँ पे, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहाँ आते हुए भी गलत हो जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन है, मैक्सिमम पूछा हुआ, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मेंबर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मैक्सिमम मेंबर कितने हो, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने, 2 जीरो और लगा दो, 200 मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। According to FW Taylor, prosperity for the employer cannot exist for a long time unless is accompanied by prosperity of the employees, ठीक है, प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के देखो ये देखो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और टेलर वाले में और फ्यूल वाले में थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से करना है इसको। तो प्रिंसिपल पूछ रखा है ये कौन सा है, तो ये सारे ही हैं, हाँ ये सारे ही हैं, जो ये सारे क्या हैं, टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे टेलर ने प्रिंसिपल दिए थे, इसको पहले नाम भी याद करना है इनके, हारमोनी होनी चाहिए, नोटिस को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से प्यार से काम लेना है, कोऑपरेट करना है सबको, ये नहीं कि मैं ही मैं हूँ भैया, ग्रुप में सबको साथ लेके चलना है। एम्प्लॉयर ये ना सोचे कि मैं ही मैं हूँ, एम्प्लॉयज को भी साथ में लेके चले, जब भी प्रोग्रेस होगी ना। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट, जितनी डेवलपमेंट हो सकती है पर्सन की उतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए। साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब नहीं, जो भाई पुराना चलता आ रहा है उसी को मत फॉलो करो, साइंस को फॉलो करो। तो जब ये बात कर रहा है प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस इज अकम्पेन्ड बाय प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयर अकेला जा रहा है, ठीक है, वो प्रोस्पेरिटी जब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके साथ वर्कर्स नहीं होंगे, यानी कि वर्कर के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो, तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो उसको नुकसान होगा ना, तो ये आ जाएगा हार्मनी नोट डिस्पोर्ट। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेड आउट बाय कंपनी आउट ऑफ, देखो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, अपने ही शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, बाय बैक कर रही है, यानी कि कई बार कंपनी के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो कंपनी क्या सोचती है कि मैं क्या कर दूं, शेयर अपने वापस ले लेती हूँ और पेमेंट कर देती हूँ, क्योंकि कंपनी के पास हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, तो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो कह रहा है कि बाय बैक आप किस में से नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कर सकते हो, द प्रोसीड्स ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड, कोई और सिक्योरिटी आपने इशू कर दी तो आप कर सकते हो, एंड अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर और सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, भाई आपने क्या किया, आपने इशू करनी है उसी टाइप की, ये बाय बैक कर लिया उसी टाइप की, और थोड़ा ना ये अर्लियर इशू उससे नहीं हो सकती, जो पहले इशू हुआ है उससे नहीं हो सकती है। फ्री रिजर्व से बिल्कुल हो सकती है, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो इसको, तो इससे अर्लियर इशू से नहीं होंगी। When debentures are redeemed out of profit an equal amount is transferred, ये तो सभी को पता है भैया, डिवेंचर को आप रिडीम करना है तो आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा डालना होगा, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा डालना पड़ेगा। Which one is false? The purchase department should be held responsible for material price variance, बिल्कुल परचेज डिपार्टमेंट है तो वो प्राइस के लिए मटेरियल जो उसने खरीदा परचेज उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेलिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्ट, नहीं भी सेलिंग डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, सेलिंग के लिए सेलिंग डिपार्टमेंट सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, फैक्ट्री ओवर हेड के लिए रहेगा, सेलिंग के लिए नहीं रहेगा। देखो उल्टा बोल दिया मैंने, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है वो सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, परचेज डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, परचेज के लिए, जबकि ये बात किसकी करी गई है, फैक्ट्री ओवरहेड की, तो ये नहीं रहेगा, फॉल्स पूछा हुआ है तो ये आ जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, फेवरेबल पूछा हुआ ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी वेरिएंस ये तुम्हारा यही गलत आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सेलिंग के लिए, ओवरहेड के लिए नहीं। According to dash of human resource accounting, an individual's value to an organization is determined by the service he is expected to render to the organization during the period he is likely to remain with the organization in various positions, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्या है, मॉडल है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आप एक जो ह्यूमन है उसकी आपके लिए वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, उसकी वैल्यू आप निकालोगे कि उसने जो पोजीशन, कितनी पोजीशन पे वो बंदा रहा है, कितनी सर्विस पे वो रहा है, तो उसके सर्विस के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, उस इंडिविजुअल की वैल्यू निकालोगे। जो ये मॉडल दिया था, ये दिया था फ्लैम होल्ट मॉडल। वन आंसर। According to which approach the overall capitalization rate and the cost of capital remain constant for all degree of financial leverage। देखो ये अप्रोचेस थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो अप्रोचेस हैं ये नेट इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसको एनआई अप्रोच भी कहते हैं। ये अप्रोच कहती है जैसे जैसे आप डेट को ज़्यादा यूज करोगे ना, अपने स्ट्रक्चर में डेट को ज़्यादा यूज करोगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी जैसे जैसे आप डेट को ज़्यादा यूज करते जाओगे। फिर एमएम अप्रोच ने कहा नहीं जी, डेट और इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेट यूज करो, इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। इन्होंने कहा कुछ नहीं पड़ता है। फिर आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इन्होंने कहा कि आप जैसे डेट को यूज करोगे कॉस्ट ओवरऑल कम होगी। कहते हैं नहीं जी, जैसे जैसे आप डेट को यूज करोगे आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, देखो ओवरऑल कॉस्ट क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। डेट की कॉस्ट कांस्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल कॉस्ट पे क्या कहते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये अप्रोच दी थी डेविड डुरांड ने दी थी। देखो ये दिन में सो गई, इन्होंने सोचा रात होगी तो इन्होंने क्या दिया, नेट इनकम अप्रोच दे दी। फिर जब ये उठे, अरे इन्होंने कहा मैंने तो दिन सोच लिया था, फिर रात फिर इन्होंने एक और अप्रोच दे दी, ये भी इन्होंने दी। इन्होंने कहा पहले इम्पैक्ट पड़ता है, फिर इन्होंने कहा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो इतने सियाने, एक बार कह दिया इम्पैक्ट पड़ता है, एक बार कह दिया इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, कॉन्स्टेंट रहेगा। ट्रेडिशनल ने क्या कहा, इम्पैक्ट पड़ता है, पहले ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, ठीक है, फिर थोड़ी कांस्टेंट आती है, फिर क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। ये ट्रेडिशनल वालों ने कहा। इन्होंने दोनों का मिक्स कर दिया, इम्पैक्ट पड़ता भी है और फिर क्या दिया, नहीं भी पड़ता, फिर बढ़ेगी भी, दोनों का मिक्स कर दिया इन्होंने ट्रेडिशनल वालों ने। तो हमारा आंसर आ जाएगा, दो कांस्टेंट रहेगी ओवरऑल कॉस्ट, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।